ना तो सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली, ना ही किसी अन्य कोर्ट से। मामला अब गंभीर है और 50 लाख रुपए के अंदर उन्होंने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से कैसे ली, इसको अब दबाया तो जा नहीं सकता है। देश विरोधी भी काम करते हैं ये राहुल गांधी, भारत के विरोध में बाहर जाके बोलते हैं। ये ऐसा होता है जैसे कि इनकी जब घर में दाल नहीं गल रही है तो पड़ोसियों को इकट्ठा करना कि देखो जी मेरे को घर के अंदर बड़ी परेशानी है, मुझे बचाओ। नेशनल हेराल्ड मामले में अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अब एक और नई एफआईआर दर्ज कर दी है। सर, आप हमें बताइए कि ये नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, और फिर एक बार जब ये फाइल खुल चुकी है और इसमें नई एफआईआर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर दर्ज हो गई है, तो कितनी मुश्किलें अब गांधी परिवार की बढ़ने वाली हैं इस नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर। देखिएगा, ये ईडी ने पहले ही इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी है। 9 अप्रैल 25 में की थी और ये पीएमएलए कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई हुई थी। इन्होंने 50 लाख की कीमत में, उस वक्त 957 करोड़ की कीमत आंकी गई थी जब इन्होंने टेक ओवर किया था इसको, एक यंग इंडियन कंपनी बनाकर, जिसमें 76% शेयर जो हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं। बाकी जो करीब 24% शेयर था वो उसमें मोतीलाल वोहरा, जो अब नहीं रहे, ऑस्कार फर्नांडिस, और सुमन दुबे और एक सुनील भंडारी हैं, उनके भी नाम है उसमें। अब सैम पित्रोदा भी हैं इसमें। इनकी एफआईआर तो एक पहले हो ही चुकी है पीएमएलए के अंतर्गत। अब जो है पुलिस की, दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा ने भी एक एफआईआर दर्ज की है। बात यह है कि किस तरह से जो सार्वजनिक कमाई का पैसा होता है, कोई भी कंपनी होती है, वो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर है तो एक अलग बात होती है कि मैंने अपना पैसा उसमें लगाया है। अगर वो उस कंपनी में आम जनता का पैसा लगा है तो उस पे अधिकार आम जनता का है, एक इंडिविजुअल का नहीं है। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अपना साम्राज्य चल रहा था उस समय जब इन्होंने इसको टेक ओवर किया था। उस वक्त तो ये यूपी की गवर्नमेंट रही तो सब कुछ हो गया, लेकिन कानून के अंतर्गत ये बहुत बड़ा अपराध है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है, और जैसा कि इनके वकील जो हैं कुछ, वो हमेशा इनको बेगुनाह साबित करने की दलीलें देते हैं, तो वो दलीलें भी इनकी नहीं चली हैं। ना तो सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली, ना ही किसी अन्य कोर्ट से। मामला अब गंभीर है और मुझे तो ये लगता है कि ये, क्योंकि अभी बेल पे हैं तो बेल कैंसिल हो सकती है, इनको हवालात में लिया जा सकता है। समय क्या रहेगा वो सरकार को कई बार देखना होता है कि कहीं इसमें जिस तरह से ये अभी आपको देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर, ईवीएम को लेकर इन्होंने शोर मचाया है, तो तख्ता पलट की बात करते हैं, वो ममता जो है वो नींव हिलाने की बात करती हैं। तो ये इनकी नेगेटिविटी ये कितनी धरातल पे उतर सकती है, ये एक पैमाना होता है। तो बड़ा इस कदम जो लिया जाता है, सरकार भी अगर आदेश भी होते हैं तो सरकार भी उसमें थोड़ा समय कई बार ले लेती है, लेकिन अपराध हो चुका है, आज नहीं तो कल ये दोनों सलाखों के बीच पीछे जाएंगे। सर, इसी के साथ साथ नेशनल हेराल्ड को लेकर अगर कंपनी बात करें, चाहे वो यंग इंडियन हो या फिर वो एजीएल हो, एजीएल की अगर बात करें तो एजीएल की बैलेंस शीट पर अभी 2010 से 2011 के बीच जो बैलेंस शीट है उसमें जो संपत्ति दिखाई गई थी वो 500 करोड़ की दिखाई गई थी। तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी है और किसके नाम पर है, यानी कि इतनी संपत्ति, और आखिरकार क्यों बार बार पर कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, क्योंकि ये मामला 2011-2012 से चलता आ रहा है और अब जाकर इस पर जब लगातार खुलासे होते हैं तो कांग्रेस के नेताओं का कहना होता है कि ये सिर्फ बदले की राजनीति हो रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। देखिएगा, आप बताइएगा कि कौन नहीं लेना चाहेगा 50 लाख में, जिसकी आज की संपत्ति की जो कीमत है वो करीब 5,000 करोड़ है। अब वो 500 और 1000 करोड़ की नहीं है, वो 5000 करोड़ की है। 50 लाख में इन्होंने वो संपत्ति ले ली, तो इनका क्या अधिकार था कि यही संपत्ति लेते हैं?
इनको अगर एजीएल को अपनी संपत्ति बेचनी थी तो एक नोटिस जारी करते, आम पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करती, उनके शेयर होते, आम पब्लिक उसमें शेयर लेती। ये किस तरह से निहित कर दिया कि ये सिर्फ सोनिया गांधी और उनके पुत्र जो हैं राहुल गांधी ही 76% के हकदार होंगे और बाकी भी कांग्रेस के ही लोग थे जो अब नहीं रहे, वो स्वर्गीय हैं इस वक्त। तो ये इन्होंने एक तरह से जब प्रधानमंत्री का पद इन्होंने जो था अपने कंट्रोल में ले रखा था और सरकार इनकी अपनी थी, तो इन्होंने सोचा कि सब कुछ जायज़ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वो अब क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है और ये कंपनीज एक्ट का वायलेशन भी है और 76% जो इनका 50 लाख रुपए में इन्होंने 76% जो इन्होंने सोनिया और राहुल ने लिया है, वो अब जो संपत्ति है उसको अटैच भी कर दिया गया है। अब इनके खाते में नहीं है, अटैच प्रॉपर्टी है। अब वो अटैच प्रॉपर्टी को सरकार कैसे नीलामी करेगी, कैसे बेचेगी, या कंपनीज एक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार उसको कैसे बेचा जाएगा या कैसे उसका निस्तारण होगा उनके शेयर्स का, वो कंपनीज एक्ट के तहत देखा जाएगा। सर, ये भी सवाल है कि लगातार कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि पुराना मामला है, 90 लाख का मामला है, फिर 90 लाख के मामले में ईडी ने आखिरकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी को 5-5 बार ईडी दफ्तर क्यों बुलाया है। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग को सील भी कर दिया गया था और उसे छुड़ाने के लिए इन्हीं की कंपनी ने कोर्ट में हल्फनामा लगाया। देखिएगा, ये कुछ भी कहते रहे, चोरी हो गई है और पूरे जनता को मालूम है, जगत जाहिर है ये कि चोरी हो चुकी है और अब चोरी का जो सामान है वो अटैच है और उस सामान को किस तरह से ये भारत सरकार जो है उसका निस्तारण करेगी, उस सामान का किस तरह से इसकी रियल जो वैल्यू है उस पर वो शेयर्स जारी होंगे अगर वो कंपनी का चलने वाली है। अभी तक आपको मालूम है कि नेशनल हेराल्ड नाम का कोई अखबार तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, वो पढ़ा मेरे पास में तो आया नहीं है। तो नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति रह गई है, अखबार नहीं है, अब वो बिल्डिंग रह गई है, वो बहुत पुरानी समय में ये बहुत कीमती क्षेत्र में ये बिल्डिंग थी, उसकी वैल्यू इतनी हो गई है। इन्होंने अखबार नहीं खरीदा है, इन्होंने वो बिल्डिंग्स खरीदी हैं अपने खाते में डालने के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए। स्वार्थवश ये गलत काम कर चुके हैं, इनको सुधारना अब सरकार का काम है, ईडी का काम है, पुलिस की अपराधिक शाखा का काम है। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की आत्मा है। सदियों की आस्था अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। योगी सरकार के संकल्प ने अयोध्या को ऐसा रूप दिया जिसने इसे दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों में बदल दिया है। 2025 में अयोध्या में विकास का ऐसा उभार देखने को मिला जो इतिहास में अभूतपूर्व है। साल की पहली छमाही में ही 23.8 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। अनुमान है वर्ष 2025 के अंत तक ये संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अयोध्या आज विश्व भर के लोगों का आध्यात्मिक गंतव्य बन चुकी है। इसी अवधि में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम ने 11 लाख से अधिक यात्रियों को संभालकर अपनी क्षमता और आवश्यकता दोनों साबित की। देश के कई प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानें शुरू होने के बाद अयोध्या अब राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों की पहली पसंद है। दीप उत्सव 2025 ने अयोध्या की पहचान को और भव्य बना दिया। इस वर्ष 26 लाख से अधिक दीपों का प्रकाश सरयू के तट पर जगमगाया, जिसने इसे दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव बना दिया। ये सिर्फ उत्सव नहीं, ये अयोध्या की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी 2025 में नई ऊंचाइयां छुई हैं। रामपथ और भक्ति पथ जैसी परियोजनाओं ने शहर को आधुनिक स्वरूप दिया है। घाटों का पूर्ण विकास, हेरिटेज गलियारों का विस्तार और शहर में दर्जनों पर्यटन सुविधाओं के निर्माण ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी वृद्धि की है। इसका परिणाम अयोध्या में रोजगार 4 गुना बढ़ा। होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 300 से अधिक नए प्रतिष्ठान खुल गए और व्यापारियों की आय पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी।
अयोध्या केवल तीर्थ नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक राजधानी, सांस्कृतिक ध्रुव तारा और विकास का नया प्रतीक बन चुका है। योगी सरकार के नेतृत्व ने साबित कर दिया कि जब संकल्प अडिग हो तो परिवर्तन भी इतिहास बन जाता है। अयोध्या आस्था, संस्कृति और विकास का उज्जवल संगम है। सर, इतना ही ज्यादा अगर लगातार आरोप लग रहे हैं तो ये भी सवाल उठता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये सवाल पूछा कि जब मामला 2011-2012 से चल रहा है, अब ये कहा जाता है कि मोदी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, पर जिस समय पर इस पूरे मामले पर नोटिस गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कांग्रेस के ही नेताओं को, पर उस समय पर तो देश में यूपीए की सरकार थी। देखिए, एक बात तो साफ है कि किसी भी अपराध को साबित करने के लिए और जब अपराधी बचना चाहता है तो उसके लिए कई बार डेट्स लेता है, और इसमें एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इनकम टैक्स है, इसमें दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा है, ईडी है, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये पैसा जो है ये इन्होंने कैसे उन्होंने अपना कहाँ से आया जो 50 लाख रुपया था, और 50,000 के शेयर जो थे उन्होंने कौन से कानून के तहत आपस में बांट लिए। 50 लाख रुपए के अंदर उन्होंने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से कैसे ली, इसको अब दबाया तो जा नहीं सकता है। इसको ये कितना भी कोशिश कर लें, इन्होंने इतनी लापरवाही की है, अपनी चोरी करने में भी समझदारी नहीं की है, मैं तो कहूँगा लापरवाही भी की है, कि इनको पहले ही डर होना चाहिए था कि इतना गलत काम करने जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, क्योंकि ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और नए नए पन्ने भी खुलकर सामने आ रहे हैं नेशनल हेराल्ड के मामले। देखिएगा, जो देश विरोधी भी काम करते हैं ये राहुल गांधी भारत के विरोध में बाहर जाके बोलते हैं। ये ऐसा होता है जैसे कि इनकी जब घर में दाल नहीं गल रही है तो पड़ोसियों को इकट्ठा करना कि देखो जी मेरे को घर के अंदर बड़ी परेशानी है, मुझे बचाओ। इनको कहीं बाहर से भी बचाया नहीं जा रहा है। किसी ने किसी भी सरकार ने इनका किसी कोई भी विश्व में जहाँ जहाँ भी गए हैं तो वहाँ पर किसी ने इनका समर्थन नहीं किया है। वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी ने एक बयान नहीं आया है कि राहुल गांधी के साथ में अनर्थ हो रहा है। ये स्वयं को बता रहे हैं कि हम दोषी नहीं हैं। तो दोषी तो सरकार का काम नहीं है, तो अदालतों का काम है। अदालतों में आप जा चुके हैं, अदालतों ने आपके खिलाफ आदेश पारित कर चुके हैं और अब केस चल रहा है, तो आप उसमें भाग लीजिएगा। अपनी जो बात कहनी है सड़कों पर ना कह के अदालत में कहिएगा। आपके पास में बहुत बड़े वकील हैं, सिब्बल जैसे वकील हैं आपके पास में और भी कई वकील हैं, मनु सिंह भी हैं। अब वो आपकी वकालत करेंगे वहां पर। तो ये पब्लिक के बीच में ये शोर मचाने का है कि हाय मैं मर गया और हाय मेरी वोट लुट गई। अरे जनता तो आपको पहचानती नहीं है, आपके चेहरे को नहीं जानती है। आप 56 वर्ष हो गए हैं, आप अभी भी युवा नेता अपने आप को कहते हैं। अब हालत बड़ी दयनीय है, मुझे बड़ी दया आ रही है इनके ऊपर, लेकिन जो कानून है वो चूकने वाला नहीं है। ये माँ और बेटे दोनों जो है जेल के पीछे जाएंगे और ये आने वाले समय में मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।